राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। इसने कहा था कि पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, लेकिन शमशान की खामोशी कह रही है कि लाशें वही है, केवल कफन बदला है। इसने कहा था कि इनकी इस पार से भी दोस्ती उस पार से भी दोस्ती, अंधियारे से भी दोस्ती उजियारे से भी दोस्ती, है अमावस से लड़ाई युद्ध है अंधियार से, यह लड़ाई अब लड़ोगे कौन से हथियार से। ये इनका दोहरा चरित्र है माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले तो इस संशोधन का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं सर, लेकिन ये सरकार जब पिछड़ों के हित में कोई बात कहती है, इनके मंत्री और तमाम सांसद पिछड़ों और दलितों के हित में तमाम योजनाएं लागू करने की बात जब कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। मुझे हंसी आ रही थी इनकी कार्यप्रणाली को याद करके। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? प्लीज आप बोलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। उनकी 18,000 नौकरियां खाली। यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा सर, बात यहां पर हो रही थी मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में, कमंडल लेके निकल गए थे। और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है, उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। सर, आज ये हालत है। इनके राज्यों में क्या हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मूंछ रखने पे दलित की हत्या हो जाती है, मूंछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। आपके जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को दबाने का काम आपने किया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सर, इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है, इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में 500 लोगों को रहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यानी आरक्षण जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे
तब तक आपका ये दिखावा मात्र है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में। वो दर्ज है कार्रवाई विजय साई रेड्डी के प्राइवेट मेंबर बिल पे। आप बात करते हैं यहाँ पर, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं, बिल पे, गैंगस्टर बिल बना पर, रहे हैं। योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए, इनकाउंटर कर दे मेरा, इनकाउंटर कर दे। 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है, वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी, वापस लीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी। कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर। जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग महंगाई से परेशान हैं, उनकी नौकरियां चली गई, उनको हक दीजिए उनका सर। कोरोना की महामारी से उनकी कमर टूट गई। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। अगर उनकी पीड़ा को आप समझना चाहते हैं तो उनको हक दीजिए। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ धन्यवाद। पिछड़ों नेक्स्ट स्पीकर श्री विनय विश्वम जी, वहां पानी चोरी करने का काम आपने किया। श्री विनय विश्वम जी। 127वां संविधान संशोधन बिल, 105वां विधेयक जो सदन में लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस बिल में कोई कुछ ऐसा खास है नहीं। इसने कहा था कि पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, लेकिन शमशान की खामोशी कह रही है कि लाशें वही है, केवल कफन बदला है, कफन बदला है। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को अगर सरकार की गलती सुधार विधेयक कहा जाए तो कोई एक्सेप्ट नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में 102वें संविधान संशोधन 2018 तक राज्य सरकारों को ही सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की सूची बनाने का और उनकी पहचान करने का अधिकार था। लेकिन 2018 में इस संशोधन के बाद, इस संशोधन के कारण ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य किया गया और कहा गया कि अब केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी को सूचित कर सकती है, जिसके कारण उस आरक्षण को समाप्त किया गया। इसी संशोधन में राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका गाना सरकार ने बहुत गाया कि बहुत बड़े उपलब्धि, बहुत बड़ा हमने पिछड़े वर्ग के साथ में न्याय किया है। और इसी के तहत राज्यों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और पिछड़ों का 3 साल तक हक मारा गया। माननीय सभापति महोदय, और अब 105वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पुनः राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जो पहले था। इसमें केवल तो 342A3 नामक नया खंड जुड़ गया है। माननीय सभापति महोदय, पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार को छीना, उन पर पाबंदी लगाई, जिसके कारण 3 वर्ष तक ओबीसी को पीजी, यूजी और मेडिकल तथा डेंटल में प्रवेश नहीं मिला। इससे लाखों लोगों का हक और अधिकार मारा गया। इसे सरकार द्वारा क्रांतिकारी कदम बताकर करोड़ों रुपए छप बनाने में खर्च किए थे माननीय सभापति महोदय। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी द्वारा और हमारे सभी विपक्षी दलों के द्वारा, विशेषकर डीएमके द्वारा और पी विल्सन द्वारा
जब दबाव बनाया गया, इसका विरोध किया गया, इसकी मांग की गई माननीय सभापति महोदय, तो सरकार को दबाव में आकर के इस विधायक को लाना पड़ा, मैं कहना चाहता हूं। और इसे भी क्रांतिकारी बता करके अपनी छवि चमकाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार दोनों तरह से लाभ लेना चाहती, कुछ करके भी न करके भी। जिन्हें कहा था कि इनकी इस पार से भी दोस्ती, उस पार से भी दोस्ते, अंधियारे से भी दोस्ते, उजियारे से भी दोस्ते, है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, यह लड़ाई अब लड़ोगे कौन से हथियार से। ये इनका दोहरा चरित्र है। माननीय सभापति महोदय, देश का ओबीसी अब जाग उठा है। 52% ओबीसी है जो इस देश की ताकत है, इस देश की प्रतिभा है, इस देश की शक्ति है। जब ओबीसी का खून और पसीना बहता है तब देश की प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती। माननीय सभापति महोदय, अब वो समाज जाग उठा है और आपके कारनामे को देख रहा है। ये 52% ओबीसी ने आपको जीत का ताज पहनाया है, लेकिन आपके नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों में ताकत है तिलक लगाने की, उन हाथों में ताकत है सरताज भी उतार लेने के, सरताज भी उतार लेने के। ये नहीं भूलना चाहिए। माननीय सभापति, ओबीसी के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इसकी मैं लंबी कहानी नहीं कहना चाहता। अगर इनकी नीयत ठीक होती, वहीं से पहचान लीजिए कि जब मंडल आयोग लागू हुआ था उस समय कौन सी विचारधारा थी जो कमंडल के माध्यम से आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जनता का जहर घोल रहे थे। उससे इनकी विचारधारा की पहचान हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, श्री ने ठीक कहा था कि यदि लहर लहर पर कगारों की नजर टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नजर टेढ़ी हो, कैसे पहुंचेगी पालकी पिया के देश। यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नजर टेढ़ी हो, कहारों की नजर टेढ़ी हो। माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने ये सौगंध खाए थे पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार की, इस देश के प्रगति और विकास की डोली को मंजिल तक पहुंचाने के लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। पिछड़े वर्ग का भविष्य क्या होगा, ये विचार करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सही तरीके से प्रयवरी नहीं करने के कारण न्यायालय ने 27% का आरक्षण खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय में, पंचायतों में, सचिवों में, वर्ग 3 की भर्तियों में कहीं भी कोई आरक्षण का पालन माननीय सभापति महोदय नहीं हो रहा है। छात्रवृत्ति में कटौती कर दी जाती है, ओबीसी का बजट कम कर दिया जाता है और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाता। इससे सरकार के नियत उजागर होती है। माननीय सभापति महोदय, आज एसटी को 21%, एससी को 16%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है, तो 74% होता है। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण की सीमा का कोई संवैधानिक बंधन नहीं है। इसे वजह से तमिलनाडु को 69% आरक्षण मिल रहा है। संविधान की मंशा है कि विशेष परिस्थिति में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के आधार पर सरकारों को बहाना मिल गया है कि 50% आरक्षण के नाम पर 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं माननीय सभापति महोदय कि ये बंधन खत्म होना चाहिए और 50% से अधिक आरक्षण प्रदेश सरकारों को 75% तक आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति जी, रोस्टर में परिवर्तन होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट को आरक्षित कोटे में करने से 89% आरक्षित वर्ग को
केवल 50 स्थान मिल पाएगा और 11% अनारक्षित वर्ग को 50% आरक्षण होगा, जो बहुजनों की हकमारी के अलावा कुछ नहीं। माननीय सभापति महोदय, इस रोस्टर को बदलना चाहिए और जो 123 और 120 का रोस्टर है उसे परिवर्तन करना चाहिए और दूसरा रोस्टर लागू करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जब इस देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों के जात के आधार पर गिनती हो सकती है, तब पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती जात के आधार पर क्यों नहीं होती? जहां पिछड़े वर्ग के हितों का सवाल आता है, न्यायालय कहता है अधिकृत आंकड़े दीजिए, सरकार जवाब दे दी कि हमारे पास अधिकृत आंकड़े ही नहीं है। इसलिए शासन के नीतियों का फायदा 52% लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जात के आधार पर आरक्षण गिनती जनसंख्या की करानी चाहिए, ताकि इनके नीतियों, शासन की नीतियों का फायदा ओबीसी को मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला सकती है, बुनियाद हिला सकती है। टाइम हो चुका है, नहीं भूलना चाहिए। प्लीज कंक्लूड। माननीय सभापति, 1 मिनट। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय चाहता हूं कि अगर इस विधेयक को सार्थक करना माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से 50% की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, 200 पॉइंट रोस्टर को बदलकर बाइनरी रोस्टर अपनाना चाहिए और कीमी लेयर को समाप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 75% आरक्षण सीमा बढ़ाने का अधिकार राज्य को होना चाहिए और मेरिट में जो आते हैं बच्चे पिछड़े वर्ग के, उन मेरिट वालों को आरक्षण में न गिन करके उनको अनारक्षित श्रेणी में गिनती होना चाहिए, ताकि मेरिट वालों को फायदा मिल सके, पिछड़ों का हक अधिकार नहीं हो। आपका समय समाप्त हो चुका है। सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड। आरक्षण खत्म हो रहा है, प्लीज कंक्लूड। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी Thank you. I'll have to move on. I'll have to move on. I'll have to move on. Thank you. Thank you. Thank you, Shri Rajmani Patel ji. Thank you. The next speaker. प्रदेश के 52% Please. लोगों Thank you. को उनका हक और अधिकार मिल सके।